हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको बोर्ड में 4 नंबर लाने में सहायक होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर साझेदारी के लक्षणों के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ कि साझेदारी अर्थात क्या है, भारतीय साझेदारी 1932 के मतानुसार। उसके बाद मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ कि साझेदार का मतलब क्या है। उसके पश्चात मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ कि साझेदारी पेढ़ी का हम किस तरह से अर्थ अपने निजी जीवन में इसका उपयोग करते हैं, उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है साझेदारी के लक्षण में करार से अस्तित्व। अब एक बात आप समझिए, करार का मतलब क्या है। आज हम कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, अकेले हैं तो व्यक्तिगत मालिकी है, लेकिन जहां पर साझेदारी की बात आती है कि भाई साझेदारी से हम धंधा कर रहे हैं, साझेदारी की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो मिलकर काम करते तो उनके बीच में करार होता है। वो करार कैसा होता है, लिखित या मौखिक हो सकता है। लेकिन हम कौन सा सबसे अधिक वैधानिक मानते हैं, लीगल मानते हैं, तो आप जानते हैं लिखित करार। क्योंकि लिखित करार एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जिससे भविष्य में कोई मतभेद पैदा हो तो उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान लाने के लिए जो हमारे पास करार पत्र होता है, करार पत्र इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करार पत्र हमारे पास जो होता है, वो करार पत्र उस मतभेद को दूर करने के लिए, उसका समाधान लाने के लिए बहुत सहायक होता है। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि करार से अस्तित्व। तो करार से अस्तित्व में आप लिख सकते हैं कि साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों के बीच करार से अस्तित्व में आता है, और यह करार लिखित या मौखिक दोनों स्वरूप में हो सकता है, परंतु लिखित करार जो है अधिक इच्छनीय और हितावह माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है लाभ का उद्देश्य। आज हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहला मेरा पर्पज ये होगा कि मुझे लाभ मिलना चाहिए, मैं हानि तो सहन नहीं कर सकता। आज मैं पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों से अपना बिजनेस चला रहा हूँ, एक जगह पे अच्छा मार्केट है, लोगों के बीच मेरी जान पहचान है, अच्छी जगह है, तो वहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जब लोगों के बीच में जान पहचान है, लोग मेरे पास आते हैं, ग्राहक मेरे पास आता है, मैं उनको सामान बेचता हूँ, तो वहाँ पे सबसे पहला प्रॉफिट होता है मेरा विटामिन M, मतलब पैसा कमाना, लाभ कमाने का उद्देश्य। तो यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी बिजनेस अगर साझेदार करता है तो उसका सबसे पहला पर्पस होता है, उसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो साझेदारी के दूसरे लक्षण में आप लिखोगे कि करार से अस्तित्व में आने के पश्चात साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों के बीच जो समझौता, जो करार होता है, वह लाभ कमाने के उद्देश्य से करार किया जाता है। नंबर 3 का टॉपिक है वैधानिक धंधा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैधानिक धंधा। अब वैधानिक धंधे में आप क्या बताएंगे, तो वैधानिक धंधे का मतलब ये होता है कि आज हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं वो वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर इलीगल आप धंधा करते हैं तो उसके लिए सरकार मान्य नहीं देती है, उसके लिए आम जनता जो है आप मान्य नहीं देती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो भी व्यवसाय हो वो लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब वैधानिक धंधे में किस तरह से क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, तो उसके लिए भी कुछ सरकार की अपनी गाइडलाइन होती है कि उसके हिसाब से साझेदार बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी को क्षति तो नहीं हो रही है, ग्राहक को नुकसान तो नहीं हो रहा, वो सारी गाइडलाइन देखी जाती है उसके अंदर। इसलिए साझेदारी के लक्षण में तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण आपके पास है वो होता है वैधानिक धंधा। और सारा वैधानिक धंधा वो क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए, सभी के द्वारा, सभी के हित में हो, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एक दूसरे के एजेंट यानी प्रतिनिधि। अब आप जानते हैं कि साझेदारी पेढ़ी में जो साझेदार व्यवसाय करते हैं, ठीक है, अब 2 से अधिक साझेदार है, 3 है, 4 है, 5 या 6 कोई भी हो सकते हैं, तो वे सभी क्या करते हैं, धंधे का संचालन करते हैं, या फिर सभी की ओर से उसमें से कोई एक व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, धंधे का संचालन किया जाता है, व्यवसाय का संचालन किया जाता है। तो वो क्या होते हैं, तो एक व्यक्ति यानी A व्यक्ति, B व्यक्ति और C व्यक्ति, 3 साझेदार हैं। अब तीनों साझेदार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, धंधे का संचालन कर रहे हैं। जो पेढ़ी दी हमारे पास है, ये पेढ़ी जो हमारे पास है, ये तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इसका संचालन कर रहे हैं, अथवा तीनों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा पेढ़ी का संचालन किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अर्थात ये तीनों व्यक्ति जो है एक दूसरे के एजेंट है, एक दूसरे के प्रतिनिधि है, एक दूसरे के सहायक है।
मतलब तीनों व्यक्ति, तीनों जो साझेदार एक दूसरे के क्या करते हैं, सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो साझेदारी करार के चौथे महत्वपूर्ण लक्षण की बात करें तो वो है एक दूसरे के एजेंट यानी प्रतिनिधि। आगे हम चलते हैं सदस्य संख्या, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब सदस्य संख्या की बात करें तो आप और हम जानते हैं कि अगर व्यक्ति कोई धंधा करता है तो व्यक्तिगत मालिक ही होता है। व्यक्तिगत मैं अकेले धंधा कर रहा हूँ, मैं उसका खुद मालिक हूँ, मुझे जो भी हानि होगी मैं खुद अकेला सहन करूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा मैं अकेले सहन करूँगा, कोई मेरा हिस्सेदार नहीं। लेकिन जब बात आती है साझेदार की बात करते हैं तो दो से जब अधिक व्यक्ति होते हैं, जब दो से अधिक व्यक्ति होते तब वहां पर क्या होता है, साझेदार होता है। अब साझेदार की संख्या मैंने बताई दो से अधिक, तो मतलब आपके पास कम से कम संख्या, कम से कम संख्या तो कितनी होनी चाहिए, 2। अर्थात अगर साझेदार की कम से कम संख्या बात करें यहाँ पे न्यूनतम संख्या तो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अच्छा, अधिक संख्या कैसी होनी चाहिए? अब अधिक संख्या के लिए 2013 में गाइडलाइन थी 100, यानी महत्तम संख्या, अधिक से अधिक संख्या कितनी बताई गई थी, 100। लेकिन 2014 के मुताबिक, 2014 के अनुसार महत्तम संख्या सरकार के द्वारा कितनी निश्चित की गई है, कानूनी तौर पे कितनी निश्चित की गई है, 50। तो यहाँ पर आप बताओगे कि सदस्य संख्या में साझेदारी की सदस्य संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए और 2014 के अनुसार महत्तम संख्या, अधिक से अधिक संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, पेपर में 1 मार्क्स में आपको ये पूछा जरूर जाता है। अब आगे हम बात करते हैं साझेदारी लक्षण में अमर्यादित जिम्मेदारी। अब ये अमर्यादित जिम्मेदारी जो आपको बता दो, ये जो टॉपिक है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या बताया गया, अमर्यादित जिम्मेदारी। शब्द में ही एक राज छुपा हुआ है और राज ये है कि किसी भी साझेदार की जो धंधा चला रहा है, धंधे के अंदर है, व्यवसाय के अंदर है, उनकी जिम्मेदारी अमर्यादित है। अब अमर्यादित कैसे, तो अगर बाई चांस समझिए कि ABC तीनों धंधा शुरू कर रहे हैं, धंधा चला रहे, 10 वर्षों से धंधा अच्छा चल रहा है, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, और अचानक एक दिन धंधे को लॉस हो जाता है, व्यवसाय में लॉस हुआ और वो लॉस होता है कुछ 1 लाख रुपए का लॉस होता है। अब तीनों साझेदार के पास रुपए कितने हैं, 75,000 रुपये पड़े। अब व्यवसाय को तो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, अब मेरे पास तो 75,000 रुपये पड़े, चलो मैंने 75,000 तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ चुका दिया। अब कितने कम पड़ रहे हैं, 25,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। अब वो 25,000 कहाँ से लाएंगे, तो वो 25,000 क्या करेगा, साझेदार अपनी निजी संपत्ति चुका कर भी वो क्या करता है, पीढ़ी में जो लॉस हुआ है उस लॉस को दूर करने की कोशिश करता है, समाधान लाने की कोशिश करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या बात कही, मैंने बात यहाँ पे ये कही कि साझेदार अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी उस व्यवसाय की, उस पीढ़ी की जो भी जरूरतें हैं, जो भी मांग उसको पूरी करता है। अर्थात यहाँ पर साझेदार की जिम्मेदारी कैसी है, अमर्यादित है, मर्यादित नहीं है। आगे चलते हम साझेदारी के लक्षण में पीढ़ी की मालिकी और संचालन। जो भी व्यवसाय, जो भी साझेदार पीढ़ी में कार्य करता है वो क्या होता है, पीढ़ी का मालिक होता है, वही संचालन करता है। इसलिए यहाँ पर साझेदारी के लक्षण में 7वां जो पॉइंट की बात की कि पीढ़ी की मालिकी और संचालन, तो जो साझेदार पीढ़ी के अंदर व्यवसाय करता है वही क्या होता है, पीढ़ी का मालिक होता है, वही क्या करता है, उसका संचालन करता है। तो इस प्रकार साझेदारी के लक्षण में आज हम 7वें पॉइंट में क्या देख रहे हैं कि पीढ़ी के मालिकी और संचालन। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। तो आज हमने ये पढ़ा कि साझेदारी के लक्षण में जो 7 टॉपिक दिए, इन 7 टॉपिक में से आपको एक नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका आप बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो ये 7 टॉपिक कौन से, एक बार देखते हैं। करार से अस्तित्व, लिखित और या मौखिक हो सकता है परंतु लिखित अधिक इच्छनीय है। लाभ का उद्देश्य, हम कोई भी बिजनेस आज प्रारंभ कर रहे हैं वो लाभ के उद्देश्य से करते हैं। नंबर 3 वैधानिक धंधा, कोई भी व्यवसाय अगर साझेदार शुरू करता है तो वो व्यवसाय या पीढ़ी कैसी होनी चाहिए, वैधानिक होनी चाहिए। एक दूसरे के एजेंट के रूप में क्या करते हैं, साझेदार कार्य करते हैं, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके सहायक बनते हैं। आगे सदस्य संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। 2014 के अनुसार महत्तम संख्या 50 होनी चाहिए। अमर्यादित जिम्मेदारी, तो इनकी जिम्मेदारी कैसी होती है, अमर्यादित होती है। आपको पूछा जाता है कि साझेदार की जिम्मेदारी कैसी होती है, तो साझेदार की जिम्मेदारी अमर्यादित होती है। और आखिरी जो हमारा ये है कि पीढ़ी की मालिकी और संचालन, तो जो साझेदार पीढ़ी का संचालन करते हैं वही क्या करते हैं, उनके मालिक होते हैं, उनका संचालन स्वयं करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतना देखते हैं। धन्यवाद।